हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस नए वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल है। इट इज़ अ न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया है कि वो पार्टिकल्स जो कि एटम को बिल्ड करता हो उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इसके ऊपर चूंकि चार्ज मौजूद नहीं होता इसीलिए इसे हम कहते हैं कि दिस इज न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को अगर हम देखें तो सबसे पहले 1920 में इसकी डिस्कवरी को मार्क किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन 1920 अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को मार्क किया था। एक चीज ज़हन में रखना है कि 1920 तक साइंटिस्ट को सिर्फ दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता था और वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। साइंटिस्ट को ये पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है और इलेक्ट्रॉन के जो मास है वो बेसिकली एटम के मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एटम के मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या ना हो उससे एटम के मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है और नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं जब हम एटम के मास की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास चूंकि बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसका असर एटम के मास के ऊपर नहीं होता, तो इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास को तो नेग्लेक्ट कर लिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करेंगे तो एटम के अंदर सिर्फ बचेगा प्रोटॉन। तो एटम का जो मास है वो किसके मास के बराबर होगा, प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, या एटम का जो मास है वो प्रोटॉन की तादाद के बराबर होगा। तो साइंटिस्ट ये कहा करते थे कि अगर किसी एटम के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका मास 1 AMU, दो प्रोटॉन है तो उसका मास 2 होना चाहिए, 3 है तो उसका मास 3 होना चाहिए। इसी नजरिए के साथ अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी था और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये देखा कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो इसका मास 1 AMU, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है तो इसका मास 2 AMU होना चाहिए। लेकिन दरअसल हीलियम का मास 2 AMU नहीं था, वो 4 AMU था। अब रदरफोर्ड ने कहा कि हीलियम के मास के अंदर ये जो 2 डिजिट या 2 यूनिट इंक्रीमेंट आया है, ये दरअसल एक और फंडामेंटल पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से है। और वो फंडामेंटल पार्टिकल दरअसल प्रोटॉन के मास के बराबर वजन रखता है और वो फंडामेंटल पार्टिकल एक न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन चूंकि रदरफोर्ड उस न्यूट्रल पार्टिकल की डिस्कवरी को प्रूव नहीं कर पाया, इसीलिए जो है उसके सारे जो नजरियात थे वो नेग्लेक्ट रहे। फिर बाद में 1932 के अंदर एक और साइंटिस्ट सामने आया जेम्स चैडविक के नाम से। जेम्स चैडविक ने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट से बाकायदा न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, उन्होंने दरअसल बेरिलियम का एक नाजुक सा शीट लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फायर किए। जब अल्फा पार्टिकल्स जाके बेरिलियम के इस शीट के साथ टकराता है तो उसकी वजह से जो है बेरिलियम कार्बन के अंदर तब्दील हो जाता है और साथ ही साथ एक हाई पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल रेस प्रोड्यूस होता है जिसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और उस हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल को बाद में जब देखा गया कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, तो उस न्यूट्रल पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। तो इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो यहाँ पर अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को गौर से देखें तो बेरिलियम का जो मास है दैट इज 9,
और हीलियम का जो मास है दैट इज 4। तो जब आप हीलियम को बेरिलियम के ऊपर फायर करेंगे तो हीलियम बेरिलियम के अंदर जाके 8 होगा। अब अगर हीलियम बेरिलियम के अंदर 8 हो जाएंगे तो इसकी एडिशन की वजह से यहां पर बना है कार्बन। अब कार्बन का मास है 12। अब यहां अगर आप गौर करें तो 9 और 4 को जमा करने से मास 13 आना चाहिए, लेकिन यहां पर जो कार्बन हमें मिला है उसका मास है 12, यानी उसका मास 1 यूनिट कम है। और उसके मास के अंदर ये जो 1 यूनिट की कमी आई है वो 1 यूनिट दरअसल न्यूट्रॉन की शक्ल में बाहर खारिज हो चुका था इन द फॉर्म ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेज। और उस हाईली पेनिट्रेटिंग रेज का नाम जेम्स चैडविक ने क्या रखा था? न्यूट्रॉन, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल था। तो इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इस डिस्कवरी की वजह से फिजिक्स के अंदर 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला। अब आते हैं न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज की तरफ। न्यूट्रॉन दरअसल एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज। इसी तरह ये हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, यानी बहुत मोटी चीजों में से भी ये पास हो सकता है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ये अल्केन, जिसे आप पैराफिन भी कह सकते हैं, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पानी में से ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पेपर में से ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है। इसका मास 1 MU यानी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकता, यानी गैस को पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर न्यूट्रॉन को तोड़ा जाए तो न्यूट्रॉन ब्रेक होकर क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। एक चीज आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन बन जाता है न्यूट्रल पार्टिकल। अब वो न्यूट्रॉन जिसका स्पीड या वेलोसिटी 1 से लेकर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उन्हें हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। और वो फास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है। और वो न्यूट्रॉन जिनकी वेलोसिटी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, उन्हें हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन। एक और चीज कि जो न्यूट्रॉन है उसे अगर आप किसी चीज के ऊपर फायर करते हो तो न्यूट्रॉन वहां जाके न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज करता है, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस ले आता है। जैसे कि अगर आप न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर फायर करेंगे तो ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस ले आएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन चेंज होकर बोरॉन में तब्दील होगा और साथ ही साथ हीलियम भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज आपने ज़हन में रखना है कि न्यूट्रॉन को किसी चीज के ऊपर फायर करने से उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज होता है, यानी उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आने की वजह से वो एलिमेंट या वो मटेरियल किसी और एलिमेंट या किसी और मटेरियल के अंदर तब्दील हो जाता है। तो ये था आज की टॉपिक जिसमें हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा। होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।